हेलो फ्रेंड्स, आपने समुद्री तल में एक गहरे गड्ढे यानी ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एक अजीब से फिनोमेना के बारे में सुना है जहाँ पे समुद्री तल में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम है सराउंडिंग एरिया से, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो पानी का स्तर है बाकी सराउंडिंग पानी के स्तर से काफ़ी कम है। आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा। इस फिनोमेना का नाम है जायंट ग्रेविटी होल और ये पाया गया है इंडियन ओशन में। तो आज के सेशन में हम इस फिनोमेना के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये कब पाया गया है, कैसे ये फॉर्म हुआ है और इसके पीछे की जो साइंस है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ ना, 1940s में ही इस होल के बारे में पता लगा लिया गया है, लेकिन इस जैसे एक और इसका नाम है इंडियन ओशन जियोइड लो। अब इसमें जियोइड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, 1940s में इसका पता लगाया गया था, लेकिन तब से ना अनुमान लगाया जा रहा था सिर्फ कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, लेकिन एक ठोस रीज़न नहीं मिल रहा था साइंटिस्ट को। तो हाल ही में IISc बेंगलोर में एक कंप्यूटराइज्ड रीज़न पाया गया है जो कि सबको सही लग रहा है। तो ये ही रीज़न है कि ये होल क्यों पाया गया है। पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये है कहाँ पे। ये वर्ल्ड है, अर्थ है, तो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। चलो यहाँ दिखाती हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पे है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो साउथ में ये रीजन है, यहाँ पे है ये होल जिसको कहते हैं इंडियन ओशन जियोइड लो या फिर ग्रेविटी होल। समझ में आया? इसकी लोकेशन क्लियर हुई? तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इंडियन ओशन में ऐसा क्या खास है जो इसको पाया गया है, बाकी ओशंस में क्यों नहीं ऐसा कुछ पाया गया है। देखिए इंडियन ओशन ना कुछ थोड़ा सा खास है, उसको भी हम अभी जानेंगे। एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इलस्ट्रेट करना चाहूँगी कि मान लीजिए ये ओशन है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हो सकते हैं, ग्योर्ड्स हो सकते हैं, और भी जितनी भी मतलब फीचर्स होते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स, ये सारे वहाँ हो सकते हैं। अब क्या हुआ ना कि इंडियन ओशन के इस वाले रीजन में यहाँ पे एक मेंटल प्लूम पाया गया है। अब ये मेंटल प्लूम क्या है, अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म हुआ है, मतलब वॉल्केनो था यहाँ पे इरप्शन हुआ है, इसको मतलब लावा निकला है। लावा में जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है सराउंडिंग रॉक्स या मटेरियल से। समझ में आया? जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काफ़ी कम है। इसीलिए जैसे मान लीजिए ये एवरेज लेवल है ओशन का, तो इस एरिया में पर्टिकुलरली ये जो एवरेज लेवल है ये करीब करीब 100 मीटर कम है। सॉरी। तो ये ऐसे कुछ होल टाइप का बना देता है। समझ में आया? ये हो रहा है ये मेंटल प्लूम की वजह से। देखिए अर्थ ना बहुत ही विचित्र एक प्लैनेट है जहाँ पे अजीब सी कुछ फिनोमेना देखे जाते हैं। जैसे ग्रेविटी ना पूरे अर्थ पे एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटी जैसे मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। जब अर्थ ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर के रोटेट करती है ना तो ये फ्लैटन हो जाता है और एलिप्सॉइड शेप ले लेता है। मतलब
अर्थ जो है ना आपका, वो परफेक्ट स्फीयर नहीं रह जाता है, वो कुछ ऐसा शेप ले लेता है, जिसकी वजह से जो आपके पोल्स हैं ना वो फ्लैट हो जाते हैं, और जो आपका इक्वेटर होता है ना वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है या फिर बल्ज हो जाता है, जैसे पेट निकल आता है ना वैसे ही। तो इसका अर्थ का पेट निकला हुआ है यहाँ से। समझ में आया? अब क्या होता है ना, मान लीजिए ये अर्थ का कोर हिस्सा है, यहाँ पे पोल है। अब अर्थ के जो बीचम बीच जो हिस्सा है उसका पोल से कम डिस्टेंस है, लेकिन इक्वेटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। अब अर्थ के कोर में पाया जाता है निकल और आयरन, जो कि ग्रेविटेशनल पुल के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो पोल की जो ग्रेविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इक्वेटर के कंपैरिजन में। आपको इतना हाल फिलहाल के लिए लॉजिक समझ में आया है? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये शेप है आपका। आप अभी हाल फिलहाल ऐसे इमेजिन करते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन ये ऐसे ज़ोर ज़ोर के जब गोल गोल घूमता है तो आपका जो अर्थ का पेट है वो बाहर निकल आता है। और एक और चीज़, इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल एनोमलीज। मतलब कहीं कहीं ग्रेविटी ज़्यादा होती है और कहीं कहीं ग्रेविटी कम देखी जाती है। एक रीज़न हमने हाल फिलहाल ये समझा कि गोल गोल घूमने की वजह से ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। सेकंड रीज़न आपका ये है कि मान लीजिए जो आपके अंदर एलिमेंट्स हैं, आयरन हो गया, निकल हो गया, या और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ग्रेविटी को मतलब वो करते हैं, खींचते हैं, तो वो ना कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कहीं कम है। तो जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है ना, जहाँ वो ज़्यादा एलिमेंट्स है वहाँ ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ कम है वहाँ ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है। ये आपने देखे दो रीज़न। जियोइड का मतलब जो मैं आपसे बोल रही थी ना, इंडियन ओशन जियोइड लो, जो इसका नाम है, तो जियोइड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कंटेनर है, ओशन एक कंटेनर है, एक सांचा मान लीजिए। तो ये जो कंटेनर है ना, तो उस कंटेनर में अगर आप पानी भर दो और आप ऐसा सोचो, हाल फिलहाल हाइपोथेटिकल, कि कोई हवा नहीं चल रही है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, हवाएं नहीं चल रही हैं, करंट्स नहीं चल रहे हैं, और नीचे ओशन फ्लोर में मान लीजिए रिजेस हैं, ग्योट्स हैं, और भी जितने भी फीचर्स होते हैं सब कुछ है यहाँ पे। तो क्या होगा ना कि जहाँ पे ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं वहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी जगह थोड़ा कम हो सकता है, या फिर जैसे ये वाला फिनोमेना है उधर पे जो मेंटल प्लूम पाया गया है, हो सकता है वहाँ पानी कम हो, बाकी जगह ज़्यादा हो। तो इसको क्या कहते हैं, जियोइड। समझ में आया? एक सांचे में पानी भर दो, स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा आपने, स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो एकदम फ्लैट होता है, तो वहाँ पे जब पानी भरेंगे ना आप तो पूरा एक लेवल पे आएगा। लेकिन ओशन एक फ्लोर के साथ ऐसा नहीं है, नीचे बहुत सारे गड्ढे, ट्रेंचेस होते हैं, बहुत सारी रिजेस मतलब माउंटेन रेंजेस होती हैं, वहाँ पे एक 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 करके बहुत सारे माउंटेन्स भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है ना वो अलग अलग होता है। तो समझ में आ गया कि ग्रेविटी इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। तो ग्रेविटी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल एनोमलीज। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे क्या ग्रेविटी सब जगह एक है, तो कह देना नहीं, जो भी हम ग्रेविटी का फॉर्मूला या एक कांस्टेंट बताते हैं ना, वो ग्रेविटी ना एवरेज ग्रेविटी होती है। ठीक है। अब ये जो थ्योरी है आपकी मेंटल प्लूम, ये एग्जिस्ट कैसे करी, इसका इतिहास क्या है, तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ 150 से 200 साल, 150-200 लाखों साल पुराने। ठीक है। जब अर्थ फॉर्म हुआ था
तब आपको क्या लगता है आज जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, क्या शुरू से वैसे ही हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू में अर्थ में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक पैंजिया था और एक पैंथलाजा। पैंजिया देखिए, पैंजिया होता है सब लैंड फॉर्म एक जगह थे, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ना सब जुड़े हुए थे एक बॉल के जैसे, या ऐसा कोई भी लैंड फॉर्म मान लीजिए वैसे, और बाकी जगह क्या था? ओशियन था। तो जो लैंड फॉर्म जुड़ा हुआ था उसको हम कहते हैं पैंजिया, और जो बाकी जो पानी या ओशनिक रीजन है उसको हम कहते हैं पैंथलाजा। फिर धीरे धीरे 150 मिलियन साल पहले क्या हुआ ना, ये चीज़ें जो है पैंजिया है ये अलग होने लग गया। तो अलग होने लग गया ना, तो ये जो लैंड फॉर्म है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये डिवाइड हो गया लॉरेशिया में, और नीचे वाला पोर्शन अफ्रीका हो गया आपका, इंडिया हो गया, ये सब आ गया आपका किस में? गोंडवाना रीजन में। ये बहुत पुराने साल, मतलब करीब करीब 150 मिलियन साल पहले ऐसा लैंड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। जो पैंजिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, किसमें? लॉरेशिया में और गोंडवाना में। फिर क्या हुआ ना, जो गोंडवाना रीजन है फिर से वो धीरे 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 डिवाइड होने लग गया, और जो इंडिया है वो खिसक खिसक के वो इधर लॉरेशिया वाले रीजन में मिल गया, जिसकी वजह से इंडिया ना क्या हो गया? एशिया का हिस्सा बन गया। लेकिन जब ये दोनों अलग थे ना, लॉरेशिया और गोंडवाना में मैंने आपको बताया अफ्रीका और इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट्स थे, तो इनके बीच ना एक बहुत बड़ा सा ओशन था जिसको हम कहते हैं टेथीस सी। क्या कहते हैं? टेथीस सी। ये बहुत ही पुराना ओशन था। अब जब इंडिया ना, ये मान लीजिए कि आपका लॉरेशिया है, इंडिया धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव होने लग गया, अफ्रीका भी धीरे 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 मूव होने लग गया, जिसकी वजह से टेथीस सी जो है आपका वो गायब हो गया, और क्या हो गया? हिमालय फॉर्म हो गए इधर पे, और अफ्रीका में जो आप मेडिटेरेनियन सी देखते हैं ना, वो टेथीस सी का एक रेमिनेंट है, मतलब बचा हुआ हिस्सा है। समझ में आया आपको ये कैसे मूव हुआ? अब हम बात करते हैं कि मूव कैसे हुआ। इस थ्योरी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब और भी इसके बहुत सारे पेज है कि पता कैसे लगा। इन्होंने सोचा कि यार जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना हम घर पे, तो अफ्रीका का मान लीजिए ये हिस्सा है, सॉरी ये वाला ईस्टर्न हिस्सा, और साउथ अमेरिका का ये वेस्ट वाला हिस्सा, जब इनने इससे जोड़ के देखा तो ये मिल रहा था, मतलब पजल सॉल्व हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पे पहले पैंजिया था, जिसकी वजह फिर बाद में धीरे 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 डिवीजन होता चला गया, बाद में धीरे से क्या हो गया? कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो गए। और जो ये थ्योरी दी है, ये शिफ्ट करने वाली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसने दी है? एल्फ्रेड वेगेनार ने। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट कैसे हुए, इसके पीछे की साइंस क्या है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन होल जो है ये पाया गया है। चलिए वो भी जानते हैं। अब मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ एक प्याज के जैसे बनी है। प्याज में जैसे लेयर्स होती हैं ना, एक एक छिलका हटाइए तो लेयर निकलेगी, ऐसे ही हमारा अर्थ होता है। इसमें मोटी मोटी मतलब 3 हिस्सों में हम ज़्यादातर इसको डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, फिर हम डिवाइड कर मेंटल और कोर। ठीक है, प्याज जब छीलते हैं ना तो लेयर रिंग्स निकलती हैं, तो बहुत मोटे मोटे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? क्रस्ट निकलेगा, मेंटल निकलेगा और कोर निकलेगा। इसको भी और माइन्यूटली डिवाइड करो तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे लिथोस्फीयर निकलेगा और बाउंड्रीज निकलेंगी, इनर कोर आउटर कोर भी डिवाइड रहेगा, कोर। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम ऐसे में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ जो ये मेंटल होता है ना,
ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब यहाँ पे इतनी हीट होती है कि यहाँ पे लावा फॉर्म होता है। जो भी रॉक्स या कुछ भी अंदर जाएगा तो वो लावा बन जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर होता है आपका क्रस्ट। क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे होता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में पाई जाती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये क्या आ गया टेक्टोनिक प्लेट्स, उसको भी इजी लैंग्वेज में हम अभी समझते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं, देखिए जैसे ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट भी दो टाइप के, एक ओशनिक क्रस्ट होगा और एक आपका क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट है वो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे ओशन है वहाँ पे हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे एक लेयर होती है लिथोस्फीयर की, जहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। एक आप मान लीजिए स्लैब हो गई, या प्लेट टाइप की मान लीजिए पत्थर की एक प्लेट है जिसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत सारी स्लैब्स ऐसी ही मौजूद होती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ के नीचे, चाहे वो ओशन हो चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, ठीक है। ये आपकी हो गई प्लेट्स। पथरीली प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं, जो भी हिमालयाज बोल लीजिए, जो भी माउंटेन्स बोल लीजिए, जो भी रिजेस हो गई हैं, कुछ भी अर्थ पे फॉर्म होता है तो उसका कारण क्या होता है, ये जो प्लेट्स हैं ये आगे पीछे खिसकती रहती हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है, तो इनकी वजह से वो सारे लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये मूव कैसे करती है। देखिए इनके तीन मोटे मोटे टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। पहला मूवमेंट होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स अगर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गड्ढा होगा, ठीक है। अब ये गड्ढे की वजह से क्या होगा, अंदर जो मेंटल है आपका, जो लेयर सेकंड लेयर अर्थ की जो समझी थी हमने, उसका लावा क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, यहाँ पे वो जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा, जिसकी वजह से आप मान लीजिए रिजेस यानी माउंटेन की रेंजेस पाई जाती हैं, बनती हैं इस चीज़ से। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, ये दोनों प्लेट्स दूर जा रही हैं और ये यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस फॉर्म हो रही हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये जो प्लेट्स होती हैं ना, छोटी नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी होती हैं। तो जो जैसे ये मतलब अटलांटिक ओशन है ना, वो जो रिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, मतलब एक चेन ऑफ माउंटेन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जब डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। ये एक टाइप का डाइवर्जेंट है। दूसरे टाइप का होता है कन्वर्जेंट प्लेट्स, मतलब जब दो प्लेट्स आपस में पास आ रही हैं, तो इसमें तीन टाइप होते हैं। मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बाहर आ रही हैं, एग्जाम्पल के उससे समझते हैं हम। मान लीजिए ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, भिड़ गई। तो भिड़ गई तो ये क्या फॉर्म होने लग गए, ये माउंटेन फॉर्म होने लग गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हिमालयाज। ये हो गए आपके कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब क्या है दूसरा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल। मतलब एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। और ये मूव हो रही है, मूव हो रही है, मूव हो रही है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना, वो थोड़ी
कम डेंस होती है, मतलब कम भारी होती हैं, और जो ओशनिक होती हैं प्लेट्स वो ज़्यादा भारी होती है। जो ज़्यादा भारी होती है ना, याद रखिएगा, वो नीचे की तरफ सबडक्ट करती हैं। अब देखिए, ये जा रही है ओशनिक प्लेट और ये जा रही है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये जा रही है और ये ना नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये जब नीचे की तरफ जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा ये मेंटल में जाएगी सॉरी, मेंटल में जाएगी। मेंटल यानी यहाँ पे ये जो प्लेट है ये पिघलने लगेगी, रॉक्स जो होंगे वो पिघलने लगेंगे, ठीक है। और ये जो रॉक्स पिघलने लगेंगे ये ना नीचे जाके थोड़े कम डेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने समझा ओशनिक कॉन्टिनेंटल। अब तीसरा है ओशनिक ओशनिक। इसमें भी क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए ये दो ओशनिक प्लेट्स हैं, एक ओशनिक प्लेट हो सकता है ज़्यादा भारी हो और एक ओशनिक प्लेट जो होगी कम भारी होगी। तो मान लीजिए ये कम भारी है, ये ज़्यादा भारी है, ये दोनों प्लेट्स ऐसे आ रही हैं और ये जो ज़्यादा भारी वाली है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। सेम जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, जब ये नीचे जा रही होंगी ना, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ठीक है, जो प्लेट नीचे जा रही होगी वहाँ पे एक गड्ढा सा फॉर्म हो रहा होगा। क्यों? जो नीचे जा रहा होगा यहाँ पे आ रहा होगा, जो जॉइंट होगा ये वाला, यहाँ पे गड्ढा फॉर्म होगा, तो इधर पे अंदर से क्या निकलेगा? लावा, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका लावा और मैग्मा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, जब जो प्लेट नीचे जा रही होगी यहाँ से वो इरप्ट होके बाहर आएगी और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं मेंटल प्लूम। जो हमने रीज़न जाना था ना कि किस वजह से ये गड्ढा हुआ, तो इन रीजंस की वजह से जब प्लेट्स नीचे सबडक्ट होती हैं और वहाँ पे गड्ढा फॉर्म होता है और वो जो रॉक है प्लेट का वो मेल्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से लावा बाहर आता है, उसको हम कहते हैं मेंटल प्लूम। समझ में आया? अब एक और इंटरेस्टिंग सा जो पॉइंट है वो मैं समझाना चाहती हूँ आपको। जब ये मतलब प्लेट्स मूव होती है, हमको क्या लगता है कि हाँ सिर्फ जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, ये ही मूव कर रहा है। क्या अंदर मूव नहीं करता होगा मैग्मा? बिल्कुल मूव करता है। जो ये आपका लावा है ये कैसे आ रहा है? जैसे ये सबडक्ट करी प्लेट और ये वाली प्लेट ऊपर हो गई, ये जो ऊपर होती है ना प्लेट, मान लीजिए ये सबडक्ट करी तो ये ऊपर जा रही है, ये भी कुछ ना कुछ फॉर्म करती है। मान लीजिए आइलैंड्स बना दिए, या एंडीज माउंटेन देखे होंगे आपने अमेरिका, तो वो बना दिए। समझ में आया? तो ये जो ऊपर जा रही है और ये सबडक्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अंदर से लावा या मैग्मा है वो कैसे बाहर आ रहा होगा? देखिए, इसकी एक साइकिल होती है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सेल। अब कन्वेंशन सेल क्या होता है कि जैसे ही जो सबडक्ट करी अंदर की तरफ, फिर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्मा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में होता है, मैग्मा चलेगा। मतलब नीचे अंदर मेंटल भी मूव हो रहा है साइक्लिक और एंटी साइक्लिक फॉर्म में। समझ में आया? जिसकी वजह से जो पिघल रही है वो नीचे जा रही है और नीचे से फिर ये ऊपर आ रही है। जब वो ऊपर आएगी तो मैग्मा बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये साइक्लिक फॉर्म, मतलब ये एक सेल बना रही है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन सेल। ये इसलिए छोटा सा फैक्ट है जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि जब सबडक्ट हो रही है, मतलब जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, वो आगे जाके मैग्मा बाहर निकलता कैसे है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से निकलता है कि ये साइकिल है। जैसे जो नीचे जाएगा फिर वो ऊपर आएगा। पहिया तो देखा ही होगा ना, पहिए का जो ऊपर का पॉइंट है वो कभी ना कभी नीचे जाएगा और नीचे का जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्म ऑफ, मतलब जो तीसरा टाइप होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है? मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स जब आगे और पीछे
ऐसे खिसकती हैं, मतलब इनका ना तो नीचे जा रही हैं वो लोग, ना भिड़ रही हैं, बस घिस रही हैं आपस में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इससे आप सोच रहे होंगे यार इससे क्या फॉर्म होता होगा, इससे कुछ फॉर्म नहीं होता, इससे सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक फील होता है। जो बहुत तेज अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं तो समझ जाना कि प्लेट्स जो है ना थोड़ी सी आपस में लड़ रही हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, जो ये आपने जायंट होल देखा इसके पीछे साइंस क्या है। आपने सब कुछ समझ लिया कि कैसे पहले पैंजिया था, पैंजिया कैसे डिवाइड हुआ लॉरेशिया में और गोंडवाना रीजन में, गोंडवाना रीजन में कैसे वो ऊपर की तरफ गया, टेथीस सी। अब देखो यहाँ पे ही आपका क्रैक है, जो टेथीस सी था ना जब गोंडवाना रीजन ये ऊपर जा रही थी और ये टेथीस सी वो गायब सा हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्लेट सबडक्ट हो गई, नीचे मैग्मा बन गई, वो यहाँ पे इंडिया के नीचे जैसे ये श्रीलंका है, यहाँ पे वो प्लूम के जैसी बाहर आई होगी, जिसकी वजह से जो मटेरियल बाहर निकला है वो थोड़ा हल्का है, वो थोड़ा थोड़ा डेंस है, जिसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो वहाँ कम है, और इसकी वजह से हो सकता है कि जो वहाँ का पानी का स्तर है वो बाकी सराउंडिंग के पानी के स्तर से काफ़ी कम है। तो आज हमने जाना कि ये जो ग्रेविटी होल का रहस्य है वो है क्या। थैंक यू वेरी मच।